हिंदुस्तान अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ना वो इस खेमे में है ना वो उस खेमे में है। भारत जहां है उस खेमे पर क्या लिखा है? सत्य, सच, वास्तविकता। वो नेम प्लेट है भारत की। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या नया है? भारत तो आजादी के बाद से ही नॉन अलाइनमेंट की बात करता रहा है, हमारी विदेश नीति इसी पर आधारित रही है। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन इस गुट निरपेक्षता को असल धार मिली है पिछले 10 सालों में। यानी मौजूदा हालात में दुनिया में भारत की स्थिति इन 10 सालों में बदली है। इस बात को हम नहीं, तमाम जानकार कह रहे हैं। भारत अभी भी गुट निरपेक्ष देश है, लेकिन दुनिया के तमाम देश तमाम मसलों पर अब भारत की मोहर चाहते हैं। Prime Minister Modi is the boss. And I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me, and we're working very hard, as I said, on our shared ambition of concluding. I want to once again thank Prime Minister Modi for his leadership and his hospitality in hosting the G20. He and I have had substantial discussions about how we're going to continue to strengthen the partnership between India and the United States. La puissance en habitants maintenant, elle a battu la Chine, l'Inde. Superpower in terms of inhabitants, it is ahead of China now. Россию и Индию связывают десятилетия дружбы, сотрудничества. И вот то, что вы сейчас сказали, он очень мудрый человек, под его руководством Индия очень эффективно развивается. И это точно совершенно соответствует интересам как. ये बयान जिन नेताओं ने दिए हैं वो असल में दुनिया के अलग अलग खेमों में बटे देशों का नेतृत्व करते हैं, लेकिन भारत के लिए सबका नजरिया एक जैसा है। समझ गया? कभी रूस ने यूक्रेन के खिलाफ वॉर में खड़े होकर यह साबित कर दिया कि यूक्रेन जब तक नहीं सुनेगा, घुटनों के बल नहीं आता, हम उसकी मुखालिफत करते रहेंगे और वॉर लगातार जारी रहेगा, लेकिन मोदी को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ आप उन लोगों को भी देख रहे थे जो हो सकता है कि रूस के खिलाफ हों, जैसे बाइडेन, लेकिन बाइडेन हिंदुस्तान की और मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है भारत का स्टैंड जो एकदम प्रैक्टिकल है, बिना किसी स्वार्थ या साजिश वाला है, समस्या का वास्तविक प्रैक्टिकल समाधान ढूंढने वाला है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार भी कह रहे हैं। सुनिए। शायद बहुत ही कम देश हैं जो कि मिडिल पाथ कॉमन सेंस की बात करते हैं। बहुत कम देश हैं, और भारत जितना बड़ा देश तो कोई है ही नहीं। देखिए, हमारे जितने पॉपुलेशन का देश तो कोई है नहीं। चाइना निकटतम है हमारे, बट चाइना एक अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट कंट्री है, और चाइना तो अपना अलग डंका दुनिया में बजाना चाहता है। वो तो दुनिया को अपनी इमेज में बनाना चाहता है। भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन, फ्री मार्केट, डेमोक्रेसी, और पिछले 10 वर्षों में, लंबे समय से डेफिनेटली यस, इंडिपेंडेंस से ही भारत ने बहुत प्रगति करी है, बट पिछले 10 वर्षों में भारत ने जो प्रोग्रेस करी इकोनॉमिक एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, हमारे ये जनधन, डिजिटल, आधार, सफाई अभियान, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनका दुनिया ने रिजल्ट देखा और एप्रिशिएट किया। जो बातें रोबिंदर सचदेव कह रहे हैं उसको एक मौजूदा हालात के जरिए मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी रूस और यूक्रेन के बीच जंग हो रही है। ज्यादातर देश या तो रूस के साथ है या फिर यूक्रेन के समर्थन में है। अमेरिका के साथ तमाम यूरोपीय देश हथियारों से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन भारत ने क्या किया? क्या किया भारत ने? भारतीय प्रधानमंत्री ना तो यूक्रेन गए ना रूस गए। उन्होंने दुनिया के तमाम मंचों से सिर्फ एक बात दोहराई कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसीलिए मामले को शांति से सुलझाना बेहतर होगा। अब भारत ने जो बात कही उसे पूरी दुनिया सही मान रही है, क्योंकि जंग लड़ने वाले देशों को हथियार देने का मतलब आप समझते हैं, यह कि आप जंग चलाते रहिए, हम आपको मदद कर रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकल रास्ता यह हो ही नहीं सकता है। इससे देशों के हथियार जरूर बिक जाएंगे, लेकिन दुनिया में शांति कभी नहीं आएगी। और इसीलिए भारत हथियार की जगह शांति का संदेश देता है, क्योंकि ये एकमात्र रास्ता है। देख रहा हूं इस समय, एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी आप जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन का जंग चल रहा है, तो पैलेस्टीन के एक मित्र मेरे पास आए
और कहने लगे देखिए जो कुछ हो रहा है इसे रोकना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी हाँ, दुनिया की महाशक्तियाँ तो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने कहा देखिए अमेरिका तो है, वो पूरा इजराइल का समर्थन करता है, रूस जो है वो कभी इस तरफ जाता है कभी उस तरफ जाता है, चीन पे हम भरोसा नहीं कर सकते। एक ही महाशक्ति है जो चाहे तो ये जो आग लगी है इसको बुझा सकती है, वो भारत है। तो मैंने कहा कि आप हमें महाशक्ति मानने लगे। बोले मैं ही नहीं, बहुत से देश, बहुत से लोग कहते हैं कि भारत उभर नहीं रहा है, उभर चुका है, ऑलरेडी ए पावरफुल कंट्री। और फिर इस शक्ति के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है आपकी कूटनीति। हमारी कूटनीति बहुत अच्छी है मैम, किसी को हम नाराज नहीं करते, सबके साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई, मैं बहुत साधारण शब्दों में कहना, अगर कोई हमसे पंगा लेता है तो फिर हम जवाब भी उसको लोहे का देते हैं। सुना आपने, ग्लोबल पोजिशनिंग, ये वही चीज है जिसका भी ये सारे के सारे वेल इन्फॉर्म, एक तो आप जानते हैं विदेश नीति के जानकार हैं, और दूसरा हर एक नीति को हर तरीके से समझ और परख चुके हैं। तो भारत को सेंट्रल स्टेज पर इसी ग्लोबल पोजिशनिंग ने लाकर रख दिया है। लेकिन ये ग्लोबल पोजिशनिंग भारत यूं ही हासिल नहीं कर पाया है। इसके पीछे 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। पहला है आर्थिक ताकत, दूसरा है ग्लोबल इमेज, तीसरा है शानदार डिप्लोमेसी। ये तीनों बातें क्यों जरूरी है? भारत युद्ध के बजाय बुद्ध की बात करता है, लेकिन अब भारत की ये बात पूरी दुनिया कह भी रही है, पसंद कर रही है, और इसकी बड़ी वजह है हमारी आर्थिक ताकत। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन खर्च करने के मामले में यानी खरीदारी के मामले में हम तीसरे नंबर पर हैं। यानी हम दुनिया का सबसे बड़े बाजार में से एक के तौर पर अब उभर चुके हैं। इसके साथ ही एक स्थिर और दृढ़ नेतृत्व हमारी आर्थिक सेहत के लिए जो जरूरी चीज है वो दिख रही है। अब जाहिर है जब आप आर्थिक रूप से ताकतवर रहेंगे तो सब आपकी सुनेंगे। दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है, और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी मजबूत रही है, देश और दुनिया को इससे बहुत लाभ हुआ है। अब एक और जरूरी चीज को समझिए, ग्लोबल इमेज। क्योंकि आज जिस हालात में दुनिया है उसमें आप दिल पर हाथ रखकर खुद सोचिए कि भारत में इस वक्त जब आप मौजूद हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित ना? ठीक वैसे ही अगर आप विदेश में हैं और वहां हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन आपके पासपोर्ट पर भारतीय लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, और आपके पास देश का तिरंगा है, तो आपके पास सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। क्योंकि भारत से कोई देश रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता। इसे कहते हैं ग्लोबल इमेज। क्योंकि पैसे तो चीन के पास भी है, लेकिन कोई गरीब देश चीन पर भरोसा कर पाता है क्या? आप बताइए, सबको पता है भारत की ग्लोबल इमेज आज दुनिया में सबसे भरोसेदार चीज जो है उसका नाम है। और अभी अभी जब हम इजराइल गए थे, हमारे लिए, हमारे हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, हमारे हाथ में बस एक माइक था, और उस माइक की धार क्या थी कि ये भारतीय चैनल का माइक है, भारत 24 है। हम कहीं भी जाते हमसे ये पूछा जाता कहां से आए हो, और जब हम कहते हैं कि वी आर फ्रॉम इंडिया, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं ओ इंडिया। लोग भारत का नाम सुनकर विश्वास उनकी आंखों में नजर आने लगता है। एक सच में भारतीय होने के नाते ये हम सब के लिए गर्व का पल होता है कि जब आप कहते हैं मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, और सामने वाले के चेहरे पर शक के जो बादल होते हैं वो छटते हुए एक मुस्कान सामने आ जाती है। Lot of love from India. Oh, we love you too. You stay strong. Thank you very much. I love India. India is in my heart. Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan. I love them. I love them.
ये बस चलाती हैं, अपनी बेटी से मिलने के लिए आई थी और बस जंग शुरू हुए थोड़ा ही वक्त बीता था जब मैं पहुंची थी। ये फ्राइडे की बात है और फ्राइडे को वहाँ पर शबात जो है वो शुरू हो जाता है और जैसे ही मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ, इन्होंने दिल खोल कर अपनी बात रखी क्योंकि इनको हिंदुस्तान पर भरोसा है, हिंदुस्तान के नेतृत्व पर भरोसा है और इसकी वजह आपको पता है। अच्छा ये बताइए कि आप सबसे ज्यादा किस इंसान पर भरोसा करते हैं? उस पर जो आपके लिए बुरे वक्त पर खड़ा हो जाता है कि मैं हूं ना। ठीक यही चीज दो देशों पर भी लागू होती है। जब आप किसी देश के साथ बगैर किसी स्वार्थ के खड़े होते हैं तो उस देश का हर एक नागरिक आपको सम्मान की निगाह से देखता है। इसीलिए भारत ने दुनिया को परिवार मानकर दुनिया के तमाम देशों को सबसे बुरे वक्त में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पूरी दुनिया कोरोना से परेशान चल रही थी और सिर्फ लोग अपनी तरफ देख रहे थे, तब उन गरीब मुल्कों पर विश्वास जताने की कोशिश की जिनको कोई नहीं पूछ रहा था। भारत ने दुनिया भर में 30 करोड़ 12 लाख वैक्सीन पहुंचाई, जिसमें से 1.5 करोड़ वैक्सीन तो सिर्फ गरीब देशों को दी गई और वो भी मुफ्त में। भारत ने जिन देशों को वैक्सीन दी उसमें से 101 देश शामिल हैं जिनको दी है। ये तो एक उदाहरण है। जब दुनिया ने भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति को करीब से देखा, जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, भारत ने फौरन ऑपरेशन दोस्त चलाया। तब हमने ये नहीं देखा कि तुर्की के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। जब नेपाल में भूकंप आया तो इस सरकार ने मदद पहुंचाने वाला सबसे पहला देश बनने का जो खिताब है वो हासिल किया। श्रीलंका जब आर्थिक संकट में डूबा तो भारत मदद लेकर श्रीलंका पहुंचा। यहां तक कि अफगानिस्तान की संसद से लेकर डैम तक हमने बिना उसे कर्ज में डुबोए बना दिया। भारत का कैरेक्टर भी उसकी विदेश नीति से साफ झलकता है और ये बात आज नहीं, ये बात आजादी के बाद से काफी मुखर होके आई है। इसीलिए हमने कभी किसी के खिलाफ कोई इमोरल पोजीशन नहीं लिया है। पैलेस्टीनियन की बात हुई तो हम उनके हितों की रक्षा की बात करते रहे हैं, लेकिन हमने यहूदी लोगों के भी हितों की बात की। मॉरली स्ट्रांग पोजीशन के साथ साथ हम इकोनॉमिकली भी एक मजबूत देश बने हैं, हम मिलिटरीली भी एक मजबूत देश बने हैं, साइंटिफिक इनोवेशन भी हमारे देश में बहुत हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि फिलहाल के कुछ वर्षों में देश की जो लीडरशिप है उसने बहुत ही डिसाइसिव अप्रोच लिया है और इसी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज की तारीख में बहुत अधिक है। भारत ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित किया है जो आत्मनिर्भर है, यानी भारत किसी के पास नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया जो है वो भारत के बगैर चल नहीं पाएगी। ये पूरी तरह से साबित हुआ है। The relationship right now is going through a difficult phase. Hope, my expectation is that situation would improve. If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान में जो आत्मविश्वास है वो भारत की दुनिया में बढ़ती साख का नतीजा है। इसके लिए हमारे डिप्लोमैट्स ने जी तोड़ मेहनत की है। भारतीय डिप्लोमैट्स ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश के मामलों में कदम ताल किया है और इसीलिए जब भारत में G20 हुआ तो दो खेमों में बटे देश एक घोषणा पत्र पर सहमत हो गए। इसका मतलब समझते हैं आप? जब दुनिया के तमाम देश दो गुटों में बटे हैं, आंख में आंख नहीं डाल सकते हैं, एक दूसरे को सुहाते नहीं हैं। रूस का खेमा जंग को जायज ठहरा रहा है, अमेरिका का खेमा रूस पर तमाम पाबंदियां लगा रहा है और भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है। रूस के खिलाफ घोषणा पत्र में एक लाइन होने पर भी वो खेमा इसे मान्यता नहीं देता, लेकिन भारत दोनों खेमों को साधते हुए एक स्ट्रांग और मजबूत रास्ता निकाल लेता है। ये वो कामयाबी है जिसे सिर्फ तभी आप हासिल कर सकते हैं जब दुनिया को ये भरोसा हो जाए कि वो आपके सामने कोई भी बात बेधड़क कह सकती है। ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, आपको यूक्रेन जंग का शुरुआती दौर याद है, जब सभी देश अपने अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने के लिए जी तोड़ और मेहनत कर रहे थे, जद्दोजहद में लगे हुए थे। तभी हमारा तिरंगा लगी बस को कोई देश नहीं रोक रहा था। यानी भारत की ग्लोबल पावर की झांकी हमने तभी देखी। तीसरा सबूत,
हाल ही में कनाडा के मामले में देख लीजिए, कनाडा अमेरिका गुट का करीबी सदस्य है, लेकिन जब कनाडा सरकार भारत से उलझी तो लाख कोशिश करने के बावजूद अपने दोस्तों को कनाडा भारत के खिलाफ गोलबंद नहीं कर पाया। यानी कनाडा के सहयोगी भी भारतीय नेतृत्व से रिश्ते बिगाड़ने के पक्ष में नहीं दिखे। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड मेंबर है। हम ये संगठन बना क्यों था? चीन के खिलाफ बना था। और आज भारत चीन, रूस के साथ ब्रिक्स का भी सदस्य है, जिसमें अमेरिका समर्थक देशों को भी एंट्री नहीं है। यानी भारत ने दोनों खेमों से तालमेल रखा, अपने हित और अपनी प्राथमिकताओं को छोड़ा नहीं। इसके साथ भारत जून 2017 में शंघाई सहयोग संगठन SCO का पूर्णकालिक सदस्य बन गया। यानी चीन के दबदबे वाले SCO में भारत की मजबूत एंट्री, ये नए भारत की ताकत है, जिसके कारण हर कोई चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो। लेकिन भारत जानता है, भारत का नेतृत्व जानता है कि इस वक्त दुनिया के लिए सही क्या है और भारत की जिम्मेदारी क्या है। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस सियासत की जो शहादत पर हो रही है। दुनिया में भारत की धाक कैसी है, ये आप देख चुके हैं। भारत का मौसम कैसा है, ये आप महसूस कर रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो रही है। सियाचिन में हर वक्त मौसम बहुत बेरहम रहता है। वहां देश की सुरक्षा में तैनात सैनिक -21 से -42 डिग्री सेल्सियस में वतन की हिफाजत कर रहे होते हैं। और कई बार मौसम इतना खराब होता है कि वो जान गंवा बैठते हैं। लेकिन सियासत करने वाले लोग इसी शहादत का अपमान करने में देर नहीं लगाते। सियाचिन में शहीद हुए अक्षय सोच रहे होंगे, क्या मेरी शहादत ही रह गई थी राजनीति करने को? जब कुछ नेता अग्निपथ योजना को सैनिकों का अपमान बता रहे थे, फसाद करवा रहे थे, अक्षय सोच रहे होंगे कि मैं तो तब भी नहीं रुका, तब भी मैंने ना ट्रेन फूकी ना बस चलाई, मैं तो परीक्षा देकर मां भारती की सेवा करने के लिए आगे बढ़ा और सर्वोच्च बलिदान दे दिया। अगर अब कोई मेरी शहादत पर सियासत करने लगे तो क्या कहा जाए? सैनिकों की शहादत को छोड़ देते हैं एक बार। ऊपर स्वर्ग में बैठे अक्षय शायद यही सोच रहे होंगे कि ये कैसी सियासत है। अग्निवीर और सैनिकों में अंतर करने वाले, बस आपसे एक सवाल है, देश प्रेम को बढ़ाने वाली, देश की सेवा करने का मौका देने वाली ये योजना देश के अपमान की योजना कैसे हो गई? जिन अग्निवीर सैनिकों ने देश के लिए शहादत दी, उन्होंने बहुत मेहनत से सेना में अपनी जगह बनाई थी। उनके शौर्य को कम आंकना कहां से उचित हो गया? अक्षय बहुत होशियार था। वो कॉलेज में पढ़ता था, डिग्री उसने बीकॉम की पूरी डिग्री की थी। वो अब आर्मी में भर्ती होना चाहता था, लेकिन हम उनको नहीं बोलते थे आर्मी में जाना नहीं, ऐसे बातें हम उन्हें सुनाते थे। अक्षय आर्मी में देश सेवा के लिए गए थे। 14 जून 2022 में जब अग्निपथ योजना शुरू की गई थी, तब भी इस पर जमकर सियासत हुई थी, याद कीजिए। अग्निपथ को लेकर बिहार से लेकर देश के 10 राज्यों में कई लोगों ने फसाद करने की कोशिश की। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हर जगह आपको इस योजना की मुखालिफत दिखाई दी होगी। बिहार, हरियाणा, यूपी में सबसे ज्यादा इसका असर देखा गया। मतलब जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, वहां पर ज्यादा विरोध दिखा। 2018 में तत्कालीन सीडीएस जनरल रावत ने यह कहा था कि सेना नौकरी नहीं है, सेवा है। यहां सेवा के लिए आए, नौकरी करनी है तो किसी और प्रोफेशन को चूज करें। भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। ये नौकरी का जरिया नहीं है, क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है,
नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं, अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। सेना नौकरी का जरिया नहीं, देश सेवा है। लेकिन अब फिर अग्निवीरों पर सियासत शुरू हो गई है। आपको इसकी पूरी टाइमलाइन समझाती हूँ। 10 अक्टूबर को अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मार ली थी। उनकी मौत हो गई। पंजाब के रहने वाले अमृतपाल सिंह अपने पिता के इकलौते बेटे थे। अचानक अपने आप को गोली मारने से देश को बड़ा नुकसान हुआ। देश का एक होनहार बेटा चला गया। लेकिन इसके बाद जो सियासत हुई उससे देश को ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया। सबसे पहले अग्निवीर पर झूठ परोसने का काम जो किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक जो कर रहे हैं, उससे शुरुआत करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स में लिखा, आज शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव कोटली कला आया, जिसे 2 फौजी भाई प्राइवेट एम्बुलेंस से छोड़कर गए। जब ग्रामीणों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, इसीलिए सलामी नहीं दी जाएगी। फिर तो अग्निवीरों और अग्निपथ योजना पर अफवाहें फैलाने की बाढ़ आ गई। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने देश के युवाओं को के साथ सबसे बड़ा मजाक इसे बता दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रश्न खड़े कर दिए। आरोप लगाया कि मोदी सरकार अग्निवीरों का सम्मान नहीं कर रही। इसके बाद अकाली दल ने सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने सियासत शुरू कर दी। जिस वेले अग्निवीर इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ आर्मी ने मान सम्मान भी नहीं दिता। इस सियासत की वजह से देश की सेना को आखिरकार सामने आना पड़ा, सफाई देना पड़ा। हकीकत क्या है, सेना ने इस पर क्या कहा, आपको जरूर सुनना चाहिए। मृतक के पार्थिव शरीर के साथ एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 4 अन्य रैंक के ऑफिसर शामिल हुए। उनका शव अग्निवीर की यूनिट द्वारा एक सिविल एम्बुलेंस में ले जाया गया। अंतिम संस्कार में उनके साथ सेना के जवान भी शामिल हुए। भारतीय सेना शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने संतरी ड्यूटी के दौरान गोली मारकर आत्महत्या कर ली और उनके अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मघाती चोट से होने वाली मौत के मामले में ऐसा सम्मान नहीं दिया जाता। सेना सैनिकों के बीच इस आधार पर भेदभाव नहीं करती कि वो अग्निपथ योजना के पहले या बाद में सेना में शामिल हुए हैं। इनफैक्ट अगर जनरल रैंक का कोई अधिकारी भी सुसाइड कमिट करता है तो फिर वो सम्मान जो मिलता है सैनिकों को शहादत के मौके पर, अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ, वो नहीं मिलता। इस मामले में भी यही हुआ। सेना किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती, लेकिन कहावत है ना, जब तक सच जूता पहनता है तब तक झूठ सारी दुनिया का चक्कर काट चुका होता है। अमृतपाल सिंह की मौत पर सियासत का ये झूठ आपके सामने एक्सपोज हो गया। लेकिन ये सियासत यहां कहां रुकी? देश का पहला शहीद अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण, उनकी मौत पर भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ इसी तरह की कोशिश की, जिसके बाद फिर से सेना को सामने आना पड़ा। राहुल ने एक्स पर लिखा, सियाचिन में अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय न ग्रेचुटी, न अन्य सैन्य सुविधाएं, और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। राहुल ने जो सवाल उठाए तो सेना ने अक्षय की शहादत पर क्या कहा, अब वो भी सुनिए। गावते अक्षय लक्ष्मण ने सियाचिन में सेवा के दौरान अपनी जान गंवा दी। इस दुख की घड़ी में भारतीय सेना शोकाकुल परिवार के साथ है। सोशल मीडिया पर आर्थिक सहयोग को लेकर जारी कुछ संदेशों के बीच इस जानकारी को साफ तौर पर बताना जरूरी है। नियमों के अनुसार नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस, गैर अंशदायी बीमा के 48 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया पेमेंट, अनुग्रह राशि 44 लाख रुपए, 4 साल के बचे कार्यकाल की सैलरी के तौर पर 13 लाख रुपए से ज्यादा, आर्म्ड फोर्सेस कैजुअल्टी फंड से 8 लाख रुपए, सर्विस फंड सेवा निधि में अग्निवीर का 30% कंट्रीब्यूशन और सरकार का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट के अलावा आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 30,000 की फौरन मदद मिलती है।
यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश की सेना पर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा? बार बार सेना को आकर क्यों सच्चाई बतानी पड़ रही है? हम कैसी राजनीति से गुजर रहे हैं जहां अब सियासत के लिए सेना पर सवाल उठाए जाएंगे? सेना को तो कम से कम इसमें घसीटना नहीं चाहिए। अब इस योजना की बात कर लेते हैं। सेना की अग्निपथ योजना भारत में क्यों जरूरी है? क्या दुनिया के बाकी देशों में भी सेना को लेकर ऐसी योजनाएं हैं? इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन पहले अग्निपथ योजना। युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का अवसर है। ये 4 साल के लिए नौसेना, थल सेना, वायुसेना में वो शामिल हो सकते हैं। फिर 4 साल बाद सिलेक्टेड जवानों में से 25% को परमानेंट किया जाएगा, बाकी लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। अब बात इस अग्निपथ योजना के फायदे की कि क्या है इसका फायदा। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से देश में बेरोजगारी दर कम होगी। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर साल इस योजना के तहत करीब 50,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अग्निपथ योजना से भारतीय सेना में सैनिकों की कमी नहीं होगी। कम उम्र में युवाओं के पास रोजगार और पैसा होगा, जिससे वो खुद का काम भी स्टार्ट कर सकेंगे रिटायर होने के बाद। इस योजना के तहत नौसेना और वायुसेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। अपनी सर्विस पूरी करने के बाद अग्निवीरों को बाकी क्षेत्रों में नौकरी का अवसर मिलेगा। अग्निपथ योजना के लागू होने से डिफेंस बजट पर बोझ कम हो जाएगा। उन्हें भारतीय सेना में अपना योगदान देने का गौरव हासिल होगा। कितने ही युवा देश सेवा में या सेवा के लिए सेना में जाना चाहते हैं आज भी, जिनका ख्वाब इस अग्निपथ योजना ने पूरा किया है। सारी दुनिया में युवाओं को देश की सेना में शामिल होने का मौका दिया जाता है। भारत में अगर सरकार ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया तो इसमें राजनीति क्यों होनी चाहिए? विदेशों में भी तो सेना में भर्ती की 4 साल की योजनाएं चल रही हैं, वहां तो राजनीति कोई नहीं होती है। सब अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं ताकि डिसिप्लिन भी आए, ताकि बच्चा ट्रेंड हो जाए, और अगर सच में फौलाद है तो वतन की रक्षा करेगा, और अगर जिस पैमाने पर खरा उतरने के लिए सैनिकों को तैयार किया जाता, अगर उस पैमाने पर नहीं है तो बाकी सबसे बेहतर होगा। सबसे पहले बात सुपर पावर अमेरिका की कर लेते हैं। अमेरिका में 18 से 25 साल तक के युवाओं को सेना में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। 4 साल के लिए सेना में जाना स्वैच्छिक, और अगर आप पूरे 20 साल तक नौकरी करते हैं तब जाकर आपको पेंशन और बाकी लाभ के लिए पात्रता आपकी हो जाती है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी 2011 में अनिवार्य सैन्य सेवा को बंद कर दिया और अब केवल अपनी इच्छा से भर्ती होती है, वो भी सिर्फ 7 से 23 महीने तक के लिए। ब्रिटिश सेना में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 4 साल के लिए सेना में जाना स्वैच्छिक है। रूस में तो 18 से 27 साल के युवा पुरुष नागरिकों के लिए 12 महीने सेना में जाना अनिवार्य है। 2 साल तक की सजा होगी अगर आप नहीं गए तो। दुनिया में 11 ऐसे देश हैं जिनमें सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। इजराइल, ब्राजील, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ईरान, टर्की, क्यूबा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। लेकिन वहां जब भारत में आप देखते हैं तो सेना पर सियासत, 4 साल के लिए भर्ती की बात आती है तो इसके खिलाफ हंगामा, युवाओं को भड़काया जाता है। आखिर हम अपनी सेना का सम्मान करना कब सीखेंगे? सेना में जाना कोई नौकरी नहीं है, सेना देश सेवा है, जिसमें शहादत पैसों के गड्डियों से नहीं तौली जाती है। प्लीज अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए सेना का इस्तेमाल मत कीजिए। देश के अग्निवीरों को भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना देश के बाकी सैनिकों को। देश के लिए सब सैनिक एक जैसे हैं। उनको राजनीति में मत घसीटिए, क्योंकि आपको लगता है आपकी सरहद, राजनीतिक सरहद को इससे सुरक्षा कवच प्रदान हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ये मेरा हिंदुस्तान है। आज नवरात्र का आखिरी दिन है। हमने सुबह से देखा कैसे छोटी छोटी कन्याएं एक घर से दूसरे घर ले जाई जा रही हैं। लोग उनको खाना खिला रहे हैं, उनके पैर पूज रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं। आज ये मेरा हिंदुस्तान में हम कन्या पूजा की इसी परंपरा की बात करेंगे। सनातन धर्म में 2 बार नवरात्र आते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक एक चैत्र महीने और दूसरी अश्विन महीने में आती है, जिसे शारदीय नवरात्र कहते हैं।
नवरात्रि के 9 दिन बहुत शुभ होते हैं। इसमें देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। आप अपने आसपास देखते होंगे लोग नवरात्रि में व्रत का समापन करते हैं, कन्या और उनका आशीर्वाद लेते हैं, तभी उनका व्रत पूरा होता है। और इसीलिए आज छोटी छोटी बच्चियों को जहां देखते हैं हाथ जोड़ लेते हैं। आम आदमी से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां आज इन बेटियों के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए दिखते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हुए दिखते हैं। परंपरा के हिसाब से 9 कन्याओं का पांव धोकर पूजकर भोजन करवाया जाता है और एक बालक की भी इसमें पूजा होती है जिसे हनुमान रूप में मानते हैं। मतलब नवरात्र के सारे प्रतीक और पूजाएं शक्ति के रूप की ही होती है। इसमें भी हर उम्र की बच्ची की पूजा का अलग अलग महत्व है। 2 साल की कन्या की पूजा करने से दुख दरिद्रता दूर होती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति का रूप मानी जाती है, इससे धन और सुख मिलता है। 4 साल की कन्या की पूजा करने से कल्याण होता है। 5 साल की कन्या की पूजा करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। 6 साल की कन्या की पूजा करने से विद्या और राजयोग बनता है। 7 साल की कन्या को पूजने से वैभव यानी धन और सम्मान मिलता है। 8 साल शांभवी उन्हें कहा जाता है, इन्हें पूजने से विवाद और गृह कलेश खत्म होता है। 9 साल की कन्या के पूजन से दुश्मनों पर विजय मिलती है। 10 साल तकलीफें दूर कर देती हैं। ये मेरा हिंदुस्तान है। दुनिया में हमेशा से लड़कियों को अबला और बेचारी कहा जाता था, लेकिन सनातन में कन्या को कैसे शक्ति का अवतार माना गया है। और ये आज नहीं है जब रिजर्वेशन की बात हो रही है या बिल जो है वो पटल पर आ चुका है। ये बरसों बरस से चला आ रहा है। ये मेरा हिंदुस्तान है।